नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में। चाइना और तिब्बत को लेकर बात करेंगे, क्योंकि ना बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी हैं इस बीच। चाइना लग रहा है कि बहुत घबराया हुआ है तिब्बत को लेके, इसीलिए वो बहुत सारी बयानबाजी कर रहा है। उसके जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारी बयानबाजी की है इस बीच। तो वो बयानबाजी क्या थी और क्या हुआ है तिब्बत में इस बीच, और भारत में रह रहे तिब्बती लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे। दोस्तों, दो बड़ी घटनाएं घटी हैं फरवरी महीने में। तो पहली घटना ये थी कि जो दलाई लामा जी है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है जेड सिक्योरिटी उनको प्रदान की है। उन्होंने उनको प्रदान की है फरवरी 6 तारीख को। क्यों प्रदान की गई है? क्योंकि ना उनके जो है थ्रेट परसेप्शन जो है, इंटेलिजेंस जो आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो आईबी है हमारे देश का, ये मानती है कि उनके जान को अभी खतरा बन सकता है या हो सकता है या है, जो भी है। तो इसीलिए जो है सीआरपीएफ के जो कमांडो हैं, जो जेड सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, वो तैनात किया गया है। वो भारत के भीतर कहीं पे भी जाएंगे वो जेड सिक्योरिटी लेके जाएंगे, और धर्मशाला में भी जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के अंडर वो रहेंगे। ये पहली बात हुई है। दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, फरवरी 8 तारीख को दलाई लामा जी के जो बड़े भाई हैं, उनका नाम है ग्यालो थोंदुप। उनका देहांत हो गया। वो 97 ईयर्स के एज के थे, एंड ही वाज आल्सो द एक्स चेयरमैन ऑफ द एक्साइल्ड तिब्बतन गवर्नमेंट विच इज़ इन इंडिया। तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे जो है पूरे तिब्बतन मूवमेंट को लेके। मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बता दूँ। वो एक्चुअली में ही वाज बॉर्न इन तिब्बत एंड ही वाज रेज्ड, देन ही वेंट माने अब्रॉड। वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर गए थे। उन्होंने बाहर एजुकेशन लेने के बाद उस टाइम जो है चाइना के भीतर जो है ये जो कम्युनिस्ट्स, उनका तांडव शुरू हो गया था, और 52 तक आते आते वो भारत में आकर सेटल हो गए थे। क्योंकि ना उनको पता चल गया था कि ये जो है एक्चुअली में क्या है, वो बाहर से ही जो पूरा तिब्बतन मूवमेंट को वो सपोर्ट कर रहे थे और नेगोशिएट कर रहे थे दूसरे देशों के साथ। तो ऐसा हुआ था कि 52 में वो जब आके भारत में बस गए, उन्होंने जो है भारत में तब के मौजूदा सरकार जो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर से, उनके साथ मुलाकात करना, फिर अमेरिकन्स के साथ बातचीत करना, वो सारी चीज़ें वो कर रहे थे, वो नेगोशिएट कर रहे थे, और तिब्बत कैसे फ्री रहे उसके बारे में बात कर रहे थे। क्यों ना तब तक जो है चाइना तिब्बत के अंदर घुस चुका था। मतलब सीसीपी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1959 में ऐसा हुआ कि वो लासा तक पहुँच गए। तो उस टाइम उनके जो बड़े भाई है ये ग्यालो थोंदुप, इन्होंने क्या किया, उन्होंने भारत से नेगोशिएट किया, और फिर उनके भाई, उनके जो छोटे भाई दलाई लामा, वो और उनके माता बहन, वो सारे परिवार के साथ, उनके जो टीचर वगैरह सारे वो आ गए फिर भारत में शरणार्थी बन के रहने। तो ये जो थे, ये इनके एग्जाइल गवर्नमेंट में, जब एग्जाइल जो तिब्बतन जो गवर्नमेंट है एग्जाइल में, उसके प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सिक्योरिटी मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे थे। और ये दुखद घटना है कि वो 97 ईयर्स के एज में उनकी मृत्यु हो गई, ही पास्ट अवे। तो ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि ना ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द एंटायर तिब्बतन मूवमेंट। तो भगवान उनके आत्मा को भी शांति दे। तो अब क्या हुआ, ये जो इनके देहांत के बाद फरवरी 10 तारीख को, तो यहाँ चाइना के भीतर किसी ने सवाल किया था जो ग्यालो थोंदुप के बारे में कि इनका देहांत हो गया, अब क्या। तो अब उन्होंने कहा, उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, उन्होंने कहा कि
दलाई लामा के बारे में कहा कि हम चाहते हैं कि दलाई लामा शुड रिटर्न टू द राइट पाथ। तो वो कब भटके थे कि ही शुड रिटर्न टू द राइट पाथ। अकॉर्डिंग टू चाइना वो भटके हुए हैं, बट आई और एनी वन एल्स अक्रॉस द ग्लोब किसी को भी नहीं लगता है कि जो 14वें दलाई लामा है वो भटके हुए हैं, किसी तरफ से लगता भी नहीं है वो। तो पहली बात वो कहा। और ये जो थोंदुप जो उनके भाई के बारे में जो कहा, देखिए थोंदुप जो ग्यालो थोंदुप उनके बड़े भाई है, इनका बड़ा रोल है जो चाइना के साथ जो पहली बार नेगोशिएशन शुरू हुआ था, बातचीत शुरू हुआ था तिब्बत को लेके। उनके यहाँ एक था ना उनका चेयरमैन, क्या नाम था उसका, डेंग ज़ियाओपिंग, उसके साथ पहला नेगोशिएशन शुरू किया था इन्होंने। और वो नेगोशिएशन चला था 2010 तक, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, बट चाइना ऑलवेज इंसिस्टेड कि हम इंडिपेंडेंस नहीं देंगे तिब्बत को। लेकिन मिस्टर तोंदुप वाज स्पीयरहेडिंग एंड नेगोशिएशन जो था वो उन्होंने बातचीत एक शुरू करी थी। देयर वाज अ टॉक एंड बहुत सारी बातें हो रही थी इस बीच, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ा था इस चीज़ को लेके। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट, और इनका देहांत हो जाना, बिकॉज ही वॉज द ओनली पर्सन हु ऑलवेज टॉक्ड ऑफ, ही ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर टॉक्स। कि उन्हें देखिए तिब्बत में क्या है, तिब्बत एग्जाइल में है, ये आर्म्स एंड एमुनिशंस उठाने की उनकी क्षमता नहीं है जो तिब्बत में जो लोग रहते हैं। सो ओनली वे आउट इज टॉक्स विच द चाइनीज़ गवर्नमेंट दे ऑलवेज स्टोन वॉल्ड इट। मतलब वो बिल्कुल एक ही रट लगाए हुए कि हम इंडिपेंडेंस नहीं देंगे चाइना तिब्बत को। लेकिन तिब्बत वॉज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। मैं बोलूँ चिंग डायनेस्टिक के फॉल के बाद तिब्बत वॉज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, क्योंकि ना इस पर दो राह नहीं है। 1912 के बाद दे वर इंडिपेंडेंट। बस मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, मैंने पूरे डिटेल में हिस्ट्री भी बताई हुई है। मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड इट क्लियरली व्हाई तिब्बत इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब 2023 में जो है बीजिंग ने कहा था कि, उन्होंने कहा था कि डिस्कशन ऑन हिज पर्सनल फ्यूचर और वेदर ही वांट्स टू रिटर्न टू चाइना वेर ओपन। मतलब वो अगर दलाई लामा जी अगर चाइना वापस जाना चाहते हैं तो पहला शर्त उनका ये है कि वो इंडिपेंडेंस जो है ही हैज़ टू गिव अप, मतलब इंडिपेंडेंस की बात वो नहीं करेंगे। दूसरी बात ये था कि वो मानेंगे कि तिब्बत और ताइवान जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना है। ये ये बड़ी शर्त थी कि तब जाके दलाई लामा को वो वापस चाइना और या तिब्बत जाने के लिए अनुमति देंगे, ये था। तो उसके बाद जो है 2010 के बाद जो है जो बातचीत हो रही थी वो इसी स्थगित तो हो गई थी। लेकिन दलाई लामा जी के पक्ष में जो है बात वो भी थोड़ा सा मतलब कोई कॉन्क्रीट नहीं था। ये बार बार अपने बात भी बदल रहे थे। ये जो उनका जो आफ्टर लाइफ का बात लेके या इनका रीइनकारनेशन की बात लेके नया दलाई लामा चूज़ करने की बात है। उन्होंने, मैं बता रहा हूँ आपको, 2004 में उन्होंने कहा था कि तिब्बत के लोग डिसाइड करेंगे कौन 15वीं दलाई लामा होगा। फिर 10 साल बाद उन्होंने कहा कि दलाई लामा एक महिला हो सकती है और ये एक ब्लॉन्ड वुमन भी हो सकती है। तो ये भी बात उन्होंने करी थी। फिर उन्होंने कहा था, तब उन्होंने और एक बात सोची कि बीजिंग का इंटरफेरेंस ना हो जाए कि नया दलाई लामा वो चूज़ कर ना ले। इसीलिए वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं 2025 जुलाई महीने में मैं बताऊंगा कि अगला दलाई लामा के बारे में डिस्कस होगी। और इनका जो बुद्धिज़्म का ज्यूरिक बेस्ड जो गैदन फोड्रंग ट्रस्ट है वो पूरा जो प्रोसेस को वो ओवरसी करेगा, जो चैन प्रोसेस जो है इस बारे में। फिर 2019 में भी उन्होंने कहा कि वो जो है ये रीइनकारनेशन वाला सिस्टम को वो बिल्कुल अबोलिश कर देंगे। तो बहुत सारी बातें दलाई लामा ने भी जो करी है कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई है। तो अभी जो है यहाँ ये ऐसे सिचुएशन में खड़ी हुई है। अब देखते हैं जुलाई 2025 में वो क्या करते हैं। अब चाइना क्या कर रहा है।
अब चाइना दोषारोपण कर रहा है दलाई लामा जी के ऊपर। वो बोल रहा है कि दलाई लामा जी दोहरा चरित्र है उनका, मतलब फ्लिप फ्लॉप है, वो इधर बात इधर उधर घुमाते फिराते हैं, ये सब करते हैं। उनका कहना है चाइना का कि अगर दलाई लामा ऐसी बातें करेंगे तो उनका खुद का री-इनकार्नेशन पे वो एक प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि दलाई लामा जी जो था उन्होंने तो अपना जन्म खुद से डिसाइड नहीं करा था, और उनका जो चयन हुआ था वो एक प्रोसेस के थ्रू हुआ था, एक रिलीजियस प्रोसेस हो या हिस्टोरिकल ट्रेडिशन और गवर्नमेंट अप्रूवल से हुआ था। भाई उस टाइम तो गवर्नमेंट जो था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना का था, ना कि सीसीपी का था। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का तो नहीं था। तो जो भी बात है वो ऐसे क्लेम कर रहे हैं बहुत सारी बातें। और चाइना का ये भी कहना है कि 2023 में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि ये जो दलाई लामा का जो सक्सेसर है इट मस्ट बी सर्च्ड विद इन चाइना, मतलब चाइना के भीतर होना चाहिए, और रीइंकार्नेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। ये क्यों करेगा? क्योंकि ये जो है ये कन्वेंशन बन चुका था युआन डायनेस्टी के टाइम, कि युआन डायनेस्टी के टाइम जब दलाई लामा का चयन हुआ था तब गवर्नमेंट का अप्रूवल दिया जाता था, तब से शुरू हुआ है ये बात। युआन डायनेस्टी का अगर मैं बात करूं वो 13th and 14th सेंचुरी 1271 से 1368 तक युआन डायनेस्टी का रूल था। तो उस टाइम उस पीरियड मतलब यहाँ आज से करीबन 900 साल पहले की बात है ना, 800 साल पहले की बात है। तो ये है ये चाइना का कंटेंशन। हर चीज़ जब कहीं पे भी कुछ उनका नहीं दिखता है ना, तब वो पूरा पुराने हिस्ट्री में चले जाते हैं, एंशिएंट पीरियड में चले जाते हैं, मिडिएवल पीरियड में चले जाते हैं, जबकि कोई ऐसा ठोस एक चाइना एज ए नेशन भी नहीं हुआ करता था, जो भी है। और वो लॉटरी की बात करते हैं कि चिन डायनेस्टी के टाइम लॉटरी सिस्टम हुआ था। भाई लॉटरी सिस्टम हुआ था, और क्या हुआ था ना, कई सारे नाम डाले गए थे एक पॉट अर्न, जो गोल्डन अर्न के भीतर सोने का जो है एक घड़ा, उसके अंदर नाम डाला गया था, और उससे जिसका नाम निकला था पर्ची से वो बने थे दलाई लामा। वो चिन डायनेस्टी की टाइम की बात कर रहे हैं। लेकिन दलाई लामा जी क्या बोल रहे हैं? दलाई लामा जी ये बोल रहे हैं कि देखिए ये जो प्रोसेस है ये एक आध बार कहीं यूज़ हुआ था, क्योंकि ना राजा ने दबाव डाला हुआ था, इसीलिए, क्योंकि ना राजा को लग रहा था कि करप्शन हो रहा है चयन प्रोसेस में, फेवरेटिज्म हो रहा है, इसीलिए एक वो किया जाए उसमें। अब ये एक्चुअली में 18th सेंचुरी में जो चिन डायनेस्टी है उसका एम्पायर तब उसने इंट्रोड्यूस करा था। तो जैसे मैंने कहा कि सोने के घड़े में 4-5 नाम डाला जाता है और ये किया जाता है। अब दलाई लामा जी ने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा है कि देखिए भाई ये जो प्रोसेस सिर्फ तब के एम्पायर जो था चिन डायनेस्टी का, उसको खुश करने के लिए कहा गया था, क्योंकि वो तो खुद नहीं आएगा लॉटरी देखने के लिए, उसने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। तो लोगों ने एक दिखावे के तौर पे उन्होंने करा हुआ था, बट इनिशियली एवरीथिंग वाज प्लान्ड। कौन होने वाला है जो अगला दलाई लामा, वो सारी चीज़ें डिसाइडेड थी, सिर्फ दिखावे के तौर पे ये एक प्रोसेस किया गया था। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है। तो सिर्फ 11वें और 12वें दलाई लामा के लिए ये प्रोसेस यूज़ हुआ था। ये खुद जो अभी जो है हमारे तेंजिंग ग्यात्सो, ये जो 14वें दलाई लामा है, उनका भी जो है चयन, रीइंकार्नेशन, ये लॉटरी से नहीं हुआ है। तो ये है अभी। तो बेसिकली क्या है, चाइना को लग रहा है कि अगर कुछ गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे, दलाई लामा जी को कुछ हो जाए, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि वो इमीडिएटली लॉटरी के साथ करेगा। लेकिन दलाई लामा जी बोल रहे हैं कि मैं रीइंकार्नेशन के साथ करूँगा। एक्चुअली में क्या है, और एक बात यहाँ पे आके खड़ी होती है, चाइना को ये डर है कि आज के 14th दलाई लामा जी जो कि धर्मशाला में रह रहे हैं, कहीं वो तिब्बत या चाइना से बाहर का किसी व्यक्ति को दलाई लामा घोषित ना कर दे। अगर चाइना बोल रहा है कि उसी देश का होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर में मैं साइट करना चाहूँगा कि देखिए जो 4th दलाई लामा थे वो मंगोलिया से थे,
और सिक्स्थ दलाई लामा जो थे वो ही वॉज बॉर्न इन तवांग, जो कि भारत, अरुणाचल प्रदेश। सो आप ऐसे चाइना कैसे बोल सकता है कि चाइना से ही होना चाहिए दलाई लामा, जो अगले जो दलाई लामा बनेंगे, कैसे बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। अब चाइना जो है उसको प्रॉब्लम ये है कि वो इसको क्यों अपोज कर रहा है, बेसिकली उसको जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जो देना है, अगर उसके देश के अंदर से होता है तो देने के लिए आसान बन जाता है। और रीइंकार्नेशन अगर बाहर कहीं हो जाएगा, उनका सिटीजन नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ऐसे भी कंट्रोवर्सी है, तिब्बत को लेके कंट्रोवर्सी है। तिब्बत इज़ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, सो टू से चाइना हैज़ ऑक्यूपाइड इट बाय फोर्स। तो ये एक दुविधा है चाइना के लिए। तो चाइना विल ऑलवेज वांट कि कैसे जो है लेजिटिमेसी जो है वो वहीं का हो दलाई लामा, जिससे कि अपने देश में रहेंगे और वो जो चाहे वो मर्जी वो कर सकता है। तो इसीलिए वो अपोज कर रहा है इस बात को। लेकिन चाइना ने एक बार इसको ट्राई भी कर चुका है ना ये। जैसे कि हम वो 11वें पंचन लामा की बात ही हम कर ले, मेरे वीडियो में तो आपने पंचन लामा वाला वीडियो तो देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। तो पंचन लामा को लेके उसने क्या किया था? उसने ये किया था कि जो दलाई लामा जिस बच्चे को 6 साल के बालक को जिसको चुना था, नाम था गेधुन चोइकी नीमा। He was chosen by the 14th Dalai Lama to be the next Panchen Lama, 11th Panchen Lama. Suddenly एक दिन बच्चा किडनैप हो जाता है, माँ बाप गायब हो जाते हैं, ही वॉज नो वे टू बी सीन। फिर चाइना ने क्या किया था? चाइना ने एक कम्युनिस्ट पार्टी वर्कर का एक लड़के को वही लॉटरी सिस्टम, एक पॉट में नाम वाम डाल के फिर उसके नाम का पर्ची निकाल के फिर उसको बना दिया। आज वो बड़ा होके अभी खड़ा है। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने करा हुआ है ये जो क्या नाम है उसका, ज्ञानचंद नोरबू, वो फेक जो पंचन लामा, उसको 1995 में करा था। अब वो बना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बुद्धिस्ट एसोसिएशन ऑफ चाइना, और उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया हुआ है 11th पंचन लामा। बट एक्चुअली ही वॉज नेवर अपॉइंटेड बाय दलाई लामा, सो his appointment actually doesn't go with the Tibetan Buddhism. So he has been imposed upon the Tibetans by the Chinese CCP या Chinese government. तो ये बात है। तो ये जो है ये पंचन लामा, 11वें पंचन लामा जो है, he is the member of the standing committee of the Chinese People's Political Consultative Conference. तो ये जो आदमी है, जैसे कि मैंने कहा ना, ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए नेक्स्ट दलाई लामा का। तो जब नेक्स्ट दलाई लामा रीइनकार्नेशन होगा, तो ये पंचन लामा जो है ही हैज़ टू ऑफिशियली जो है उसको जो मोहर लगाएगा, पुट द स्टैम्प दैट यस दैट पर्सन इज द सक्सेसर ऑफ 14th दलाई लामा एंड ही इज द 15th दलाई लामा। तो China has been playing this game since 1995 so that the next Dalai Lama who becomes the 15th Dalai Lama will be their person. तो ये है actually it is totally the politics played by China. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब और एक चीज़ होगा क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। सपोज हमारे यहाँ जो 14वें दलाई लामा जी, वो एक नया दलाई लामा को घोषित करते हैं जो कि रीइनकार्नेशन है। ऊपर से वहाँ चाइना एक दलाई लामा को सपोजिटली वो दे ऑल्सो पुट हिम अप कि जैसे कि फेक पंचन लामा, दे कैन एनी डे पुट अप अ फेक दलाई लामा, ये तो हो सकता है। तब क्या होगा? देयर विल बी अ बिग कंट्रोवर्सी एंड दो दलाई लामा होंगे। तो ग्लोबली किसको कंसिडर किया जाएगा द रियल दलाई लामा? सो देयर विल बी ए वेरी बिग इशू, ये जो तिब्बतन बुद्धिस्ट्स के बीच में, ये कौन रियल दलाई लामा है और कौन फेक दलाई लामा है। तो डज चाइना वांट टू क्रिएट मोर कंट्रोवर्सीज, ये भी एक बात है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है, मैं देख रहा था कि जो ट्रम्प जब प्रीवियसली आए थे ना, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने एक तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 उन्होंने एक डिक्लेयर किया था, साइन किया था।
उसमें उन्होंने कहा था कि दैट द सक्सेशन इशू शुड बी लेफ्ट टू द टिबेटन्स। जैसे कि रिजॉल्व तिब्बत एक्ट एक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन करके गया, लेकिन किया कुछ नहीं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2020 में कह दिया था कि जो भी सक्सेसर होगा दलाई लामा जी का, वो तिब्बतन्स डिसाइड करेंगे, ना कि चाइनीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। ये अमेरिकन स्टैंड है, और अमेरिकन स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अब तिब्बतन और चाइनीज़, द चाइनीज़ शुड लेट द तिब्बतन्स चूज द दलाई लामा, नॉट इम्पोज अपॉन देम। ये एक बात है। और मैंने कहा ना कि 1995 से चाइना जो है ये बड़ी सारी कोशिशें कर रहा है हाउ टू टाइटन द ग्रिप ओवर तिब्बत एंड द तिब्बतन बुद्धिज़्म। तो उसका मैं और 2-3 उदाहरण अभी दूंगा, तो वीडियो पे बने रहें। तो चाइना जो है तिब्बत पे कैसे अपना जो है पकड़ मजबूत कर रहा है, ये अभी हाल फिलहाल में ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि तिब्बत के अंदर चाइना जो है, चाइनीज़ सीसीपी गवर्नमेंट जो है, उन लोगों ने क्या किया हुआ है, जितने 6 साल से कम हो या 6 साल के ऊपर के बच्चों को सारे अपने माँ बाप से वो अलग करके बोर्डिंग स्कूल्स में डाल दिया हुआ है उन्होंने। और जो तिब्बतन जो विलेजेस हो, टाउन्स हो, जो भी हो जगह पे, वहाँ पे जो तिब्बतन लैंग्वेज के स्कूल्स या तिब्बतन टीचिंग जो था वो बिल्कुल उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया है। उन स्कूल्स में जो लेके गए हैं ज़बरदस्ती बच्चों को मैंडरिन सिखा रहे हैं, और हान चाइना का जो इन्फ्लुएंस बिल्कुल उनके ऊपर डाला जा रहा है। बच्चे जो है, देखिए 3-4 साल का बच्चा वो सिर्फ बात करना सीखा होगा, कुछ जानता भी नहीं होगा, तो वो अगर माँ बाप के साथ रहेगा, पहला लैंग्वेज क्या सीखता है, मदर टंग सीखता है। अब चाइना क्या कर रहा है, उस बच्चे को वहाँ से अपने माँ बाप से अलग कर लेगा, तो लैंग्वेज सीख ही नहीं पाएगा एक बच्चा। उसको लेकर ज़बरन जो है वो बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं। वहाँ पे चाइनीज़ जो लैंग्वेज और कम्युनिस्ट जो कम्युनिज़्म और चाइनीज़ कल्चर, हान कल्चर जो कि बिल्कुल अलग है तिब्बतन कल्चर से, वो सारी चीज़ें सिखा रहा है। तो धीरे धीरे वो तिब्बतन कल्चर को मिटा रहा है। संस्कृति जो है, तिब्बत का संस्कृति, उसको बिल्कुल धीरे 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 इरेज कर रहा है। अगर छोटे बच्चों को माँ बाप से अलग करके आप इस सारी चीज़ें सिखाओगे, तो अल्टीमेटली जब बड़ा होगा बच्चा, वो जो तिब्बतन कल्चर उसको कुछ पता ही नहीं होगा, तो तिब्बतन लैंग्वेज और बचेगा ही नहीं ना। तिब्बतन लैंग्वेज को दे आर लाइक इरेजिंग इट स्टेप बाय स्टेप। सो ये इस और पुख्ता कैसे हुआ, क्योंकि ना ये शी जिनपिंग जो है, ही हैड विजिटेड अ स्कूल। ये जो ऐसे ही जो तिब्बतन बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, ये चिंघाई प्रोविंस या कुछ है, वहाँ पे विज़िट करा हुआ था। वो स्कूल जो था एकदम बोर्डिंग स्कूल, वहाँ पे जाके वहाँ पे वो तिब्बतन बच्चे जो है, हेल चाइना, हेल सीसीपी, ये सारी बातें सीख रहे हैं। वो तिब्बतन कल्चर बिल्कुल भूल गए हैं। उनका जो रिलीजियस स्पिरिचुअल लीडर जो है दलाई लामा, ये सब चीज़ें बात बिल्कुल जानते ही नहीं है बच्चे। सोचिए क्या कर दिया है उन लोगों ने। सो स्लोली जो है, जैसे कि स्लो पॉइजनिंग करते हैं ना, वैसे ही बच्चों के दिमाग में स्लो सीडिंग कर रहे हैं कम्युनिज्म का। तो इससे क्या होगा, आगे चल के देयर विल बी नो तिब्बतन कल्चर। और तिब्बत करके कोई एक, ऐसे भी तो उन्होंने शीजांग करके उन्होंने तो चेंज ही कर दिया है नाम। तिब्बत तो नाम बोलते ही नहीं है, वो चाइनीज़ मैंड्रिन नाम से पुकारते हैं उस जगह को। तो ये बात हुई है। अब इसके आगे ITV जो है, ब्रिटिश का एक UK का ब्रॉडकास्टर है, ब्रॉडकास्टर, वहाँ का एक लड़की वो गई थी तिब्बत, 1 साल वहाँ पे रही थी, चुपके से उसने बिल्कुल रिकॉर्डिंग की थी ये सारी चीज़ें, कि कैसे बच्चों को लिया जाता है, वो लोग लेके चले जाते हैं, माँ बाप से बात की है। तो कल्चरली वो बिल्कुल सही में। और वो जब आते हैं, जो छोटे 6-7 साल के बच्चे, जो जिनको थोड़ा बहुत भी तिब्बती भाषा जिनको पता था, वो जब छुट्टियों में आते हैं ना माँ बाप के साथ, वो जो तिब्बती भाषा बोलते हैं, उनके माँ बाप भी समझ नहीं पाते हैं, क्यों ना, उनको पता ही नहीं, लैंग्वेज तो भूल ही गए हैं ना, वो चाइनीज़ वगैरह मिक्स हो जाता है। तो ये सारी बातें हुई हैं। तो इस ब्रॉडकास्टर को बोला जा रहा है, ITV करके ब्रॉडकास्टर है, उसको UK का बोला गया है कि तुम ये डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाओ, तुम उसको यू पुल इट डाउन। तो ये एम्बेसी, जो चाइनीज़ एम्बेसी जो है UK में, वो प्रेशराइज़ कर रहा है ब्रॉडकास्टर को। सोचिए,
उनका क्यों? क्योंकि ना उनका मुखौटा खुल गया है। हाउ दे आर स्लोली killing the Tibetan culture and Tibetan heritage and slowly erasing everything from Tibet, ये उजागर हो गया है, it has been brought to light। ये बात है। उन्होंने और एक बात क्या करी है, एक रिपोर्ट आया है, ये टिबेटन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी TCHRD, उनका ये कहना है कि चाइना में एक नया लॉ उन्होंने अडेप्ट किया था सितंबर 2024 का, और दे हैव बॉट इट इनटू इफेक्ट जनवरी 1, 2025 में। उसमें क्या है, उसमें आई कोट, उन्होंने कहा है कि ग्रेटली इंक्रीज्ड स्टेट कंट्रोल ओवर टिबेटन रिलीजियस प्रैक्टिसेस बाय इंटीग्रेटिंग पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स इनटू टिबेटन रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है, वो चाइना में एक है ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर्स, मुझे नहीं पता है, एक एथिस्ट, दे आर कम्युनिस्ट्स आर एथिस्ट्स, एक एथिस्ट देश में क्या है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर्स, उसका क्या काम है? रिलीजन तो है नहीं तुम्हारे देश में, ऐसे डिपार्टमेंट का काम क्या है? कुछ नहीं काम है। एक्चुअली में क्या है, ये जो बनाया है उन्होंने लॉ, उन्होंने करा है कि देखिए वहाँ पे तिब्बतन रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर ये जो कम्युनिस्ट जो है पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स उसको भरा जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि तिब्बतन जो कल्चर है उसको इंटीग्रेट करेंगे हान जो फ्रेमवर्क के अंदर। इसका मतलब सारा कल्चर और हेरिटेज है वो सारे जगह समान होगा, मतलब कहीं कोई डिफरेंट नहीं होगा। हमारे देश में जैसे कि मैं इंडिया की बात कर लूँ, हर स्टेट का एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, उनका फेस्टिविटीज़ अलग है, सेलिब्रेशंस अलग है, खान पान अलग है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी ऑल लिव टुगेदर। चाइना डजंट अलाउ दिस टू हैपन। चाइना सेज वन चाइना, मतलब चाइना में हर कोई एक लैंग्वेज बोलेगा, एक किताब पढ़ेगा, कोई रिलीजन नहीं होगा, सब कुछ CCP के अंडर होगा। ब्रेन वॉश करके हम अपने अंडर लोगों को रखेंगे, और सही में बाहर की दुनिया की कोई चीज़ उनको पता भी नहीं है। चाइनीज़, अगर एक कॉमन चाइनीज़ मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डिनरी चाइनीज़ की बात कर रहा हूँ, एकदम बहुत पढ़ा लिखे की बात मत कीजिए। वो लोग VPN वगैरह यूज़ करके वो बाहर की क्या खबरें हैं वो उनको सब पता है। एक जो ऑर्डिनरी जो है गाँव में रहने वाला, उसको पूछिए, उसको कुछ नहीं पता है दुनिया में क्या हो रहा है। ये नौबत है चाइना का, तो ये कर रहा है चाइना। अब इस बीच क्या हुआ है, अब इस बीच जो है स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली है। अब चाइना को आया गुस्सा। अब रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में ये दर्शाता है कि जो ट्रांस नेशनल रिप्रेशन ऑफ तिब्बतन्स और यूगर्स, इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो तिब्बती लोग, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के, मानो हम स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं इसलिए स्विट्ज़रलैंड की हम बात करेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड में जो तिब्बती लोग रहते हैं वहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये चाइनीज़ जो है लोग, उनके भीतर 2-3 स्पाइज तैयार किया हुआ है, और वो क्या कर रहे हैं, जो तिब्बतन कम्युनिटी है स्विट्ज़रलैंड के भीतर उनके ऊपर स्पाइंग कर रहा है। वो देख रहे हैं कि कौन लोग ह्यूमन राइट्स, जो चाइना के अंदर जो तिब्बत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कौन उसके बारे में बात कर रहा है, कौन प्रोटेस्ट्स कर रहा है चाइना के खिलाफ, कौन जो है ये सारी जो तिब्बत के इंडिपेंडेंस के लिए बात कर रहा है, ये सारी बात तो कौन कर रहा है। तो चाइना जो है इज़ आइडेंटिफाइंग सच पीपल यूजिंग द ओन तिब्बतन पीपल, मतलब वहाँ पे स्पाइज अपॉइंट कर रहा है पैसे देके, जिससे कि वो खबरें ला सके, और उनके ऊपर फिर दबाव डाल रहा है, चाइनीज़ लोग धमका रहा है, कई तरह की चीज़ें कर रहा है। तो ये जो चीज़ है ये तिब्बतन के ऊपर कर रहा है और यूगर्स के ऊपर कर रहा है। तो ये जो है ये रिपोर्ट निकली है, ये रिपोर्ट आई है फरवरी 12 तारीख, इसी महीने आया है। तो चाइना का कहना यह है कि ये स्विट्ज़रलैंड जो है ये इंसाइट कर रहा है, ये भड़का रहा है तिब्बतियों को, यूगर मुस्लिम्स को, जो कि स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट जो है एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल एक स्टडी है, उस एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट का जो है फेडरल ऑफिस ऑफ जस्टिस एंड स्टेट सेक्रेटरीट फॉर माइग्रेशन, उसने इस यूनिवर्सिटी को दिया था इस स्टडी के लिए। और इस यूनिवर्सिटी ने स्टडी करके ये एक्चुअली पार्लियामेंट में सवाल उठा था, पार्लियामेंट के अथॉरिटीज़ से ये सारी चीज़ें
ये जो है रिपोर्ट बनाई गई है, यूनिवर्सिटी ने इसका सर्वे करके रिसर्च करके फिर रिपोर्ट निकाली है। तो अब चाइना को आ गया गुस्सा, उसका फॉरेन मिनिस्ट्री बोल रहा है कि भाई तुम हमारे इसको फंडामेंटल इंटरेस्ट और हमारा चाइना का तुम ये नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, हमारा कंसर्न्स है, ये है वो है, तुम लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो वगैरह वगैरह बाहर के देशों को। ये सब है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइना इज एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग आउट अ कैंपेन ऑफ जेनोसाइड इन ईस्ट तुर्किस्तान। ईस्ट तुर्किस्तान कौन सी जगह है? ऑटोनोमस रीजन ऑफ युगर मुस्लिम, जो जिंगजियांग प्रोविंस, ऑटोनोमस रीजन ऑफ जिंगजियांग जिसे बोलते हैं प्रोविंस, वही है वो। उस जगह में ये लोग जेनोसाइड कर रहे हैं चाइनीज़, ये रिपोर्ट में निकला है। क्योंकि ना जो युगर रह रहे होंगे स्विट्ज़रलैंड में, उनके रिलेटिव्स का हुआ होगा कुछ, तो वहाँ से खबर गई है। तो चाइना के भीतर जो हो रहा है खबरें बाहर निकल के आ रही हैं। जैसे कि वो जर्नलिस्ट जो गई थी 1 साल रह के पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आई है। चाइना इज़ ए वेरी क्लोज्ड कंट्री। हम कोरिया को क्या बोल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया हमें पता है कि, बट ये तो हर कोई चाइना के साथ बिजनेस करता है, दे डू ट्रेड, दे डू कॉमर्स, बट चाइना इज अगेन अ क्लोज्ड कंट्री, यू नो नथिंग इन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड चाइना। तो ये कैसा है भाई? व्हाई डू यू डू ट्रेड विद चाइना व्हेन विद चाइना इज नॉट ओपन, नॉट एन ओपन सोसाइटी, दे डोंट अलाउ एनीवन टू मिंगल विद एनी पर्सन। कैसे ये है? इंडिया में जो ट्रेड करता है वो खुद आते हैं, खुद रहते हैं, घूमते फिरते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं। चाइना में ये पॉसिबल नहीं है। आप जाइए बात कीजिए, सर्वेलेंस में होंगे आप। ये जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या कर रहे हैं। तिब्बत में मोनेस्ट्रीज के अंदर उन्होंने कैमरा लगा के रखा हुआ है। वो क्या करते हैं, अगर 2-3 अगर मोनेस्ट्री के भीतर 2-3 अगर ग्रुप बना के वहाँ बातचीत भी करेंगे तो उनको क्वेश्चन किया जाता है कि क्या बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो ग्रुप में भी अगर आप बात करोगे तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये माहौल है, खौफ का माहौल है तिब्बत के भीतर अभी। तो दिस इज़ द सिचुएशन। अब ये सिनेरियो है। तो अब चाइना जो है पूरा सिनेजाइजेशन जिसे बोलते हैं ना, जो तिब्बत में और इसमें आपका शिनजियांग प्रोविंस में ये कर रहा है। देखिए, ताइवान का इशू को लेके अमेरिका बहुत वो करता है, इम्पोर्टेंस देता है। क्यों करता है? क्यों ना, देखिए ताइवान में क्या है, ताइवान जो ओरिजिनल जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था, वहाँ मेनलैंड में रहते थे, वहाँ से भाग के वहाँ पे जाके वो सेटल कर गए। एक बात। दूसरी बात, पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ही, मतलब दे हैव अचीव्ड अ लॉट साइंटिफिकली। और जो ये अगर चिप की बात करेंगे तो ताइवान तो बेस्ट चिप मैन्युफैक्चर करता है। तो अमेरिका का जो है, दे केटर टू द अमेरिकन नीड्स। तिब्बत का प्रॉब्लम ये हो गया कि मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ था और ताइवान को वो ले नहीं पाए। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये जो माओ ज़ेडुंग इतना वो चौड़ा होकर घूम रहा था 1950s में, पूरा चाइना मेनलैंड को ऑक्यूपाई करा, वो ताइवान को क्यों नहीं ले पाया? कितना दूर है मेनलैंड से? थोड़ी सी तो डिस्टेंस है, हर रोज़ जाना आना करते हैं लोग। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि ना उसको पता था कि ये लोग बहुत दे कैन फाइट बैक। लेकिन तिब्बत में क्या हो गया, तिब्बत में रिलीजियस लोग, पीपल वेर मोर रिलीजियस, दे कुडंट रेज देयर आर्म्स। फिर उनको आर्म्स कौन सप्लाई करेगा? इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश सिर्फ अपने फ़ायदे के सोच रहे थे। तो दे ऑलवेज वांटेड कि इधर भी खुश रखो, उधर भी खुश रखो, वहाँ इंडिगो ट्रेड करो, वहाँ पे अफीम की ट्रेड करो मेनलैंड में चाइनीज़ ये किंग के साथ, और तिब्बत में थोड़ा बहुत इधर उधर करो, बस वैसे ही बने रहो। तो यही माहौल था। तो वेस्टर्न पावर्स हैड देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, इसीलिए ताइवान के सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तिब्बत के बारे में चुप रहते हैं। लेट्स सी, अब डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टू, व्हाट रोल ही प्लेज फॉर तिब्बत, ये बात है। अब क्या है, अभी इन द मीन टाइम क्या था, अभी दलाई लामा जी जो वो गए थे अपने, अभी कर्नाटक गए थे ना, वो अभी सर्दियाँ चल रही थी तो 1.5 महीने के लिए वो गए थे साउथ बेंगलोर, कर्नाटका गए थे, वहाँ से वापस आ गए हैं। आज के दिन वो पहुँच गए हैं धर्मशाला में। तो अभी तो देखेंगे अब आगे चल के वो व्हाट डिसीशंस ही टेक्स, बिकॉज दिस इज़ हाई टाइम कि वो एक जो है कॉन्क्रीट कोई स्टेप या डिसीजन ले फॉर द फ्यूचर एंड बेटरमेंट ऑफ द तिब्बतन पीपल एंड द तिब्बतन रेस इन टोटल। सो यही सिचुएशन है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और
बेसिकली तिब्बतन लोगों के साथ शेयर करूं मैं जितना जानता हूं, और वो भी तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आपको लगता है कि मैं कुछ वीडियो बना सकूं और लोग जान सके, तो आप मुझे सजेशन भेजिएगा। तो मेरा ईमेल आईडी है learnsmartedu99@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उसमें मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।